नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। आज हमारे साथ जुड़ेंगे यूपी नर्सिंग होम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर सुशील के सिन्हा। डॉक्टर सिन्हा, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनसत्य न्यूज पर। नमस्कार अनु सिंह जी। डॉक्टर आपको सिन्हा, बहुत बहुत सबसे पहले धन्यवाद इस जी। जी डॉक्टर सिन्हा, सबसे पहले आप बताइए कि किस तरह आपने उत्तर प्रदेश में जो आपके 75 जिले हैं वहां नर्सिंग होम एसोसिएशन, क्योंकि इनका एक बड़ा रोल इस वक्त महामारी में लोगों की सेवा करने और इलाज करने के लिए है, तो ये लोग सिक्योर रहें, इनकी सुरक्षा के लिए सबसे पहले क्या कदम उठाए गए? जी अ, अनुजी, सर्वप्रथम तो हम लोगों ने अपने स्टाफों को सुरक्षित करना और अपने डॉक्टरों को सुरक्षित करने के लिए जो पैरामीटर्स होने चाहिए वो जो है हम लोग ने प्रोटोकॉल को फॉलो किया। उसके लिए हम लोग ने इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल का जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उसकी ट्रेनिंग जो है सीएमओ के तहत हम लोग ने सारे जिलों में जो है कराई, ताकि हमारे डॉक्टर्स इस चीज़ को समझ सकें और साथ में जाके फिर वो अपने अस्पताल में जो है अपने कर्मचारियों को भी समझा सकें। ठीक। तो जो भी इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल के जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उन सबों को हम लोग ने फॉलो किया। फॉलो करने के बाद अपने स्टाफों को इस चीज़ के बारे में बताया और साथ ही साथ हमें जो इक्विपमेंट्स ज़रूरत हैं, जो प्रोटेक्शन की इक्विपमेंट्स हैं, जैसे पीपीई किट की ज़रूरत होती है, N95 मास्क की ज़रूरत होती है, सैनिटाइज़र की ज़रूरत होती है, थर्मल स्क्रीनिंग के लिए जो थर्मामीटर होता है उसकी ज़रूरत होती है, तो उन सब चीज़ों का जो है हम लोग ने मुहैया कराया। ठीक। अच्छा, सुशील जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि अभी सोशल मीडिया पर पैरामेडिकल स्टाफ किस किन कंडीशंस में काम कर रहा है इस वक्त। हमने महानगरों के बारे में तो ये देखा है, जैसे दिल्ली में बहुत ज़्यादा संक्रमण है और मुंबई की हम बात कर रहे हैं, वहाँ की वीडियोस हम देख रहे हैं कि कितने दबाव में पैरामेडिकल स्टाफ काम कर रहा है। और ये बात किसी से छिपी नहीं है कि हमारे जनसंख्या घनत्व को देखते हुए हमारे पैरामेडिकल स्टाफ की कमी कितनी ज़्यादा है और ऐसे में 24/7 काम करना पड़ रहा है, तो कितना दबाव है इस वक्त स्टाफ पर? बिल्कुल। दबाव हमारे स्टाफों के ऊपर भी है, पैरामेडिकल स्टाफ के ऊपर भी है, क्योंकि कमी पैरामेडिकल स्टाफ की भी है, जैसा आपने खुद ही ये चीज़ें बताई। और लेकिन साथ ही साथ डॉक्टरों की भी कमी है। हमारे पास आज की डेट में 130 करोड़ की जनता को देखने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए जो एडिक्वेट नंबर ऑफ डॉक्टर्स होने चाहिए उसकी कमी है। लेकिन फिर भी हम मतलब इस चीज़ के लिए अपने डॉक्टर फ्रेटर्निटी का शुक्रगुजार रहेंगे कि सब व्यक्ति ने, सारे डॉक्टरों ने और साथ ही साथ हमारे पैरामेडिकल ने हम लोग को बहुत ही अच्छे से जो है हेल्प किया और कंधे से कंधा मिला के इस लड़ाई में लड़ने के लिए हम लोगों को सामर्थ्य बनाया। बिना पैरामेडिकल स्टाफ के कोई भी डॉक्टर कोई भी लड़ाई नहीं लड़ सकता, और खासतौर से कोरोना जैसी बीमारी से तो कतई नहीं संभव है। जी, ठीक। सुशील जी, जरा ये भी बताइए कि इस वक्त जो, क्योंकि हम ये भी नहीं कह सकते कि हम इस महामारी के मिड में हैं, क्योंकि अभी तो पता ही नहीं है कि कितनी लंबी ये चलेगी और कितने दूर तक हमें जाना है। ऐसे में तकरीबन 4-5 महीने हो चुके हैं, तो एक शेड्यूल क्या रहता है डॉक्टर्स का, पैरामेडिकल स्टाफ का क्या शेड्यूल इन दिनों चल रहा है? ऑन एन एवरेज तो 8 आवर्स की ही ड्यूटी जो है मेंटेन की जाती है, लेकिन जो कोविड हॉस्पिटल्स हैं वहाँ का शेड्यूल डिफरेंट होता है। तो जो नॉन कोविड हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे तो वी आर मेंटेनिंग 8 आवर्स की ड्यूटी, ताकि कम से कम लोग जो हैं कम समय में ही वहाँ पे रहें। और दूसरी चीज़ ये है कि जो कोविड हॉस्पिटल है, चूंकि वहाँ पे उनको खुद वहीं पे रहना पड़ता है। एक बार अगर आपने पीपीई किट पहन ली तो पीपीई किट जो है आप तभी डिस्कार्ड करेंगे जब आपकी ड्यूटी ऑफ हो रही है। तो उन जगहों पे थोड़ा सा नंबर ऑफ आवर्स ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हम डॉक्टर्स जब भी जैसी भी ज़रूरत पड़ रही है वी आर देयर टू हेल्प आवर पब्लिक। और पब्लिक को कतई जो है डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हम लोग के साथ मिल के अगर हम लोग लड़ेंगे तो फिर जो है इस बीमारी से हम लोग इजात पा जाएंगे। अच्छा। और डॉक्टर सुशील, इस वक्त क्योंकि जो आम लोग हैं वो ज़्यादातर अपने घरों में रहने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि दिशा निर्देश हैं कि आप इस संक्रमण से बच सकें, लेकिन डॉक्टर्स और बाकी आपका स्टाफ ऐसा है जो कि हॉस्पिटल्स के अंदर ही मौजूद है, उन लोगों को ट्रीट कर रहे हैं जो लोग ऑलरेडी इस बीमारी से पीड़ित हैं। तो ऐसे में एक डॉक्टर के, एक पैरामेडिकल स्टाफ के संक्रमित होने के कितने चांसेस हैं 100 में से? डॉक्टर्स और पैरामेडिकल की संक्रमित होने की बहुत चांसेस हैं, प्रोवाइडेड अगर उन्होंने जो है इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया।
देखिए, अगर हम 2 जने मतलब डॉक्टर्स भी N95 मास्क पहने हुए हैं और जो पेशेंट आया हुआ है उसने भी मास्क पहना हुआ है, तो संक्रमण का जो रेशियो है उसको जो है हम 90% तक रोक सकते हैं। और अगर सिर्फ हमने पहना हुआ है और उसने नहीं पहना हुआ है, तो 70% संक्रमण ही हम रोक सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रोक पाएँगे। और दोनों ही जने ने अगर नहीं पहना हुआ है, तब तो फिर स्थिति बहुत ही भयावह होगी, ये आप ही समझती हैं। इसलिए हम लोगों के हिसाब से और आईसीएमआर की भी गाइडलाइंस आई हैं कि 2 गज की दूरी और चेहरे पे मास्क होना अनिवार्य है। साथ ही साथ जो है बीच-बीच में सैनिटेशन करना दैट इज़ वेरी मैंडेटरी और उसको करना जो है अनिवार्य है और हम सब लोगों को जो है इसे फॉलो करना चाहिए। जी। और डॉक्टर सुशील, ये सवाल मेरे मन में हमेशा रहता है कि हम लोग इतने प्रिकॉशन रखते हैं, उसके बावजूद हो सकता है हम कहीं पर कोताही बरत दें, या फिर बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहां हमें पता नहीं है कि कहाँ इन्फेक्शन हो सकता है और हम वहां अभी बेफिक्र हैं। लेकिन डॉक्टर्स को तो सब कुछ पता है, वो जितने प्रिकॉशंस बरत सकते हैं वो बरतते हैं, उसके बावजूद भी वो संक्रमित हो रहे हैं। तो वो किन कंडीशंस में इफेक्ट हो रहे हैं? देखिए जो कि पीपीई किट पहन के कोविड हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, उनकी ऑफ ड्यूटी होती है और उसको पीपीई किट को पहनना और उतारना दोनों ही इस तरीके से होता है कि दैट इज़ वेरी ट्रेन्ड सिस्टम। और इसमें खास तौर से डॉक्टर्स के साथ-साथ जो पैरामेडिकल स्टाफ है, उसको भी उतनी ही तरीके से जो है फॉलो करना पड़ेगा, वही पैरामीटर से फॉलो करना पड़ेगा। अगर कहीं पे भी ज़रा भी चूक हुई, तो फिर ये कोरोना का वायरस बहुत ही घातक है और वो संक्रमण अगर एक भी टीम के एक भी मेंबर को हुआ, तो ये मान के चलिए कि सारे मेंबर्स को जो है इन्फेक्ट हो सकते हैं। हम्म। और डॉक्टर सुशील, मान लीजिए अगर किसी स्टाफ के मेंबर या किसी डॉक्टर को अगर वो पॉजिटिव हो जाते हैं, उन्हें कोरोना वायरस, उन्हें कोविड-19 हो जाता है, तो उस दौरान क्या होता है? वो अपना क्वारंटीन जो उनका पूरा 14 दिन का या 21 दिन का जो भी उनका पूरा एक डेज रहते हैं, उन्हें पूरा करने के बाद वो वापस ड्यूटी पर आते हैं और फिर उसी तरह काम करते हैं। मतलब अभी जो लोग संक्रमित हुए हैं वो वापस आ रहे हैं अपने ड्यूटीज पर, अपने शेड्यूल पर? जी। इनिशियली क्या है कि जैसे ही कोई भी डॉक्टर या पैरामेडिकल स्टाफ जो है अगर संक्रमित होता है, तो उसको 14 डेज़ के लिए जो है इमीडिएटली आइसोलेशन में रख देते हैं, क्वारंटीन में रख देते हैं, ठीक है? उसके बाद जो है उसी दौरान उसकी 2 बार जो है टेस्ट होती है। अगर 2 बार उसके नेगेटिव टेस्ट आ जाते हैं, तभी उसको जो है दोबारा फिर से जो है ड्यूटीज़ पे जो है लाया जा सकता है। लेकिन तुरंत ही जो है उसको दोबारा कोविड की ड्यूटीज पे से ऑफ करके उसको नॉन कोविड हॉस्पिटल में या नॉन कोविड जो ड्यूटीज होती है उनमें जो है रखा जाता है ताकि वायरल लोड जो है उसके ऊपर जो है ज़्यादा ना आए। अच्छा। हाँ, डॉक्टर सुशील, ये आपने एक अच्छा पॉइंट यहाँ पर कनेक्ट किया है कि उन्हें नॉन कोविड हॉस्पिटल या फिर उस इलाके में ड्यूटी पर रखा जाता है, उस एरिया में जहाँ पर कोविड पेशेंट्स नहीं हैं। लेकिन जिस तरह मैंने भी डॉक्टर्स से अभी तक जो सुना है, उन्होंने कहा कि कोविड वार्ड में ड्यूटी से ज़्यादा खतरनाक जो नॉन कोविड वार्ड है उनमें ड्यूटी करना है, क्योंकि वहाँ आपको पता नहीं है कि जो मरीज है उसमें बिल्कुल सिम्टम है बिल्कुल। या नहीं, या वो संक्रमित हो सकता है नहीं। तो वहाँ आप शायद थोड़े बेफिक्र रहते होंगे, लेकिन उस दौरान संक्रमण बहुत जल्दी पकड़ लेता है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा। जो नॉन कोविड हॉस्पिटल्स हैं, वो वहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। जो डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे हम भी जब जा रहे हैं, तो हम मन में ये बना के जा रहे हैं कि हमें कोविड के पेशेंट को देखने जाना है। इसलिए हम पूरी 100% अपनी कोशिश करते हैं कि 100% अपना जो है बेस्ट दें और जो भी प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल है, उसको 100% फॉलो करें। इन स्पाइट ऑफ ऑल दोज़ थिंग्स, फिर भी जो है कोविड हॉस्पिटल में पैरामेडिकल स्टाफ एंड डॉक्टर्स गेट इन्फेक्टेड। इन्फेक्शन होने का एक और भी कारण है, हमारी अगर इम्यूनिटी कहीं से भी किसी भी वजह से जो है लो हो रही है या लो हो गई है, तो फिर हमें संक्रमण हो सकता है। तो जो नॉन कोविड हॉस्पिटल्स हैं, उन जगहों पे चूँकि हमें पता ही नहीं है कि एसिम्प्टोमेटिक जो पेशेंट आ रहा है, वेदर ही इज़ अ कोविड पेशेंट और ही इज़ नॉट अ कोविड पेशेंट, ठीक है? तो अनलेस अनटिल उसका टेस्ट नहीं होता है, तो हम नहीं बता सकते कि ये कोविड पेशेंट है या नहीं है। तो बिना टेस्ट के जो पेशेंट्स हम लोग के नॉन कोविड हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं, वो हम लोगों के लिए भी रिस्क बहुत ज़्यादा है और पब्लिक के लिए भी रिस्क ज़्यादा है। इसलिए मेरी आपके जनसत्य न्यूज़ के माध्यम से जनता से गवर्नमेंट से जो है ये गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट हों और ख़ास तौर से जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए हमें ज़्यादा मतलब टेस्टिंग करने की
ज़रूरत है। और डॉक्टर सुशील, क्योंकि अभी तक मेरे ख्याल से मेरे मन में सारे सवाल वो हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं, जिनके बारे में मैं सोचती हूँ, और मैं ज़रूर उन पर एक क्लैरिफिकेशन आपसे ज़रूर चाहूँगी। तो डॉक्टर सुशील, हम लोग जब मान लीजिए अभी तक तो हमें ऐसा लगता है कि कहीं इसको कोरोना ना हो, कोई हमारे साथ जो चल रहा है उसको कोरोना ना हो, और अगर किसी को पता चल जाए तो लोग 2 गज क्या बहुत दूरी उससे अपना लेते हैं। जी। ऐसे में आप लोगों के अंदर वो कौन सा मोटिवेशन होता है और कितने आप स्ट्रांग होते हैं इनसाइड, जो आप उनके पास जाते हैं, उन्हें ट्रीट करते हैं, और आपको पता है कि आप खुद अफेक्ट हो सकते हैं, आपकी भी फैमिली है, इसके बावजूद वो मतलब वो कौन सी एनर्जी है जो आपको लाइक दैट लेट यू गो? मेडिकल प्रोफेशन एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन एंड पायस प्रोफेशन है। और जिस समय हम लोग हिपोक्रेटिक ओथ लेते हैं तो उस समय हम लोग के अंदर वो फीलिंग रहती है कि वी आर गोइंग टू जॉइन दिस प्रोफेशन नॉट फॉर आवर सेल्फ बट फॉर अदर्स। तो and the similar is the condition with the paramedical staff, especially the nurses. आपने देखा होगा कि they are being called as a Florence Nightingale. तो जो उनके अंदर जो जज्बा होता है दूसरे के दर्द को फील करने का, दूसरे के जख्म को ठीक करने का, वो शायद एक नॉर्मल पर्सन उतना जख्म देख के उसके नज़दीक न जाना पसंद करे। लेकिन फिर भी हमारी सिस्टर्स यानी कि हमारी नर्सेज और डॉक्टर्स उस ऐसी परिस्थिति में भी हम लोग काम करते हैं। आज जब कोरोना काल का जो है इतना भीषण संक्रमण हो गया है और पूरे विश्व में ये फैला हुआ है और लाखों की तादाद में जो है जनता की डेथ्स हो रही हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इस कंडीशन में सिवाय डॉक्टर्स और पैरामेडिकल के देयर इज नोबडी हु कैन सेव द वर्ल्ड। तो दिस इज आवर ड्यूटी ऑल्सो। और अगर हम इस समय अपनी ड्यूटी नहीं पूरी करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि फिर जो है कोरोना से कोई भी आदमी बच पाएगा। इसलिए बिल्कुल। टू ऑल माय डॉक्टर फ्रेंड्स, अ सैल्यूट टू देम कि वो अपने फैमिली लाइफ को न मतलब सेकेंडरी मान के इस समय कोरोना के लिए पेशेंट को देख रहे हैं, पेशेंट के बीच में रह रहे हैं और जनता को वो ढांढस दे रहे हैं, वो भरोसा दे रहे हैं कि कोरोना से डरना नहीं, कोरोना से हम सब लोग मिलके जीत हासिल करेंगे। बिल्कुल। एंड डॉक्टर सुशील, वी सैल्यूट यू एज वेल, जो आप लोग काम कर रहे हैं उसके लिए जनसत्य न्यूज़ भी आपका बहुत आभारी है, और आपके इस जज्बे को हम भी सलाम करते हैं। थैंक यू, थैंक यू। डॉक्टर सुशील, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप भी बहुत कीन इस पर फोकस रख रहे होंगे इस वक्त कि कब और कैसे इसका जो टीका है, इसका जो वैक्सीन है वो तैयार होता है। तो हम चाहते हैं कि आप एक अच्छी खबर ही हमें दें, हमें बताइए कि आखिर कब तक हम उम्मीद करें कि वैक्सीन बन सकता है। किसी देश की कोई रिसर्च ऐसी चल रही हो या अभी तक कोई ऐसे टेस्ट चल रहे हो जो आपको लग रहा है कि बहुत नजदीक है? हालांकि रशिया का जो क्लेम है वो भी एक होप है। तो इन चीजों को मिलाकर आपको क्या लगता है कब तक वैक्सीन आ सकता है? रशिया का जो क्लेम है वो तो ऑलरेडी उन्होंने दिया ही हुआ है। साथ में अपने देश में भी जो है वैक्सीन का जो है ऑलरेडी फर्स्ट फेज ओवर हो गया है और वी आर एक्सपेक्टिंग कि शायद 15 अगस्त तक हम लोग के पास जो है इंडिया की अपनी खुद की निर्मित जो है वैक्सीन जो है अवेलेबल हो जाएगी, अगर तीनों ट्रायल्स हमारे जो हैं पास हो जाएंगे। और अगर वैक्सीन आ जाएगी देन बिलीव मी वी आर गोइंग टू सेव आवर पीपल। हम्म। लेकिन सुशील जी, अभी तक तो जो करंट सिनेरियो है उसे ही देखकर अगर हम चलें तो क्या लगता है कि क्योंकि इस तरह की परिस्थिति जहां पर वर्कलोड ज्यादा है, जहां पर पेशेंट का लोड ज्यादा है हॉस्पिटल्स पर, और स्टाफ की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, तो कितने समय तक इसे स्ट्रेच किया जा सकता है? इस चीज़ को जो है स्ट्रेस करना हम लोग की ज़रूरत भी है, मजबूरी भी है। और यूँ कह लीजिए कि अगर इसे स्ट्रेस नहीं करेंगे, अगर हम अपने नंबर ऑफ आवर्स नहीं बढ़ाएंगे फॉर द ड्यूटीज़, हम अपने नंबर ऑफ डेज नहीं बढ़ाएंगे, तो हु इज़ गोइंग टू हेल्प इन दिस सिचुएशन? डेफिनेटली अगर हमारे साथी और हमारे पैरामेडिकल स्टाफ अपनी ड्यूटी आवर्स नहीं बढ़ाएंगे तो फिर जिस तरीके से इस समय संक्रमण बढ़ रहा है, इनिशियली जब कोरोना शुरू हुआ था तो नंबर ऑफ केसेस बहुत कम थे, नंबर ऑफ टेस्ट भी बहुत कम थे और नंबर ऑफ डेथ्स भी बहुत कम थे। लेकिन धीरे धीरे जब से ये अनलॉक शुरू हुआ है, अनलॉक होने के बाद थोड़ा सा जनता भी जो है यूँ कह लीजिए कि केयरलेस हो गई है। जो इनिशियल फेज में हम लोग ने लॉकडाउन के समय में जो अपने आप में संयम रखा था, उसको जो है अनलॉक के समय में
जनता संयम नहीं रख रही है, जिसकी वजह से संक्रमण के जो है केसेस नंबर बढ़ते चले जा रहे हैं। तो आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से, जनसत्य के माध्यम से, आपके माध्यम से हम जनता से भी अपील करना चाहते हैं कि अनलॉक जरूर हो गया है, लेकिन कोरोना अनलॉक नहीं हुआ है। कोरोना को रोकना है तो हमें उसके जो प्रोटोकॉल्स हैं उसे फॉलो ही करने पड़ेंगे। 2 गज की दूरी और चेहरे पे मास्क, इट इज़ अ मस्ट। हाथ आप साबुन से धोएं अगर सैनिटाइजर नहीं उपलब्ध है, और नहीं अगर उपलब्ध है तो सैनिटाइजर से आप धोएं। इसके अलावा डॉक्टर सुशील, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे जो आसपास है उनका भी कंफर्मेशन मैं आपसे ज़रूर चाहूँगी कि क्योंकि थोड़ी आधी अधूरी जानकारी लोगों के पास रहती है। जैसे हमने सुना कि अब हवा में भी कोरोना फैल रहा है, तो उसकी क्या हकीकत है? अगर वाकई फैल रहा है तो क्या हमें करना होगा? देखिए, इनिशियली दिस कोरोना वायरस वाज कंसिडर्ड टू बी अ एयर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन था। ये एयरबॉर्न इन्फेक्शन नहीं था, यानी कि हवा में नहीं था। ठीक है, एयर ड्रॉपलेट था, इसीलिए हम लोग ने 2 गज की दूरी को जो है मैंडेटरी बनाया था कि अगर 2 गज की दूरी है तो अगर किसी भी व्यक्ति को संक्रमण हो गया है और वो खांस रहा है या फिर जो है वो छींक रहा है, तो वो 2 गज के अंदर ही में जो है गिर जाएगा और इससे दूसरे व्यक्ति को जो है संक्रमण नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से बढ़ती जा रही हैं संक्रमण के रेशियो, उस कंडीशन में हो अभी तक डब्ल्यूएचओ ने ये क्लेम नहीं किया है, लेकिन अगर डब्ल्यूएचओ ये क्लेम करता है या आईसीएमआर ये गाइडलाइंस देता है कि नाउ इट इज अ एयरबॉर्न डिजीज, देन वी विल हैव टू कंसिडर इट एज अ एयरबॉर्न डिजीज, बट एज ऑन नाउ इट इज अ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ओके, तो मतलब अभी हमें इस बात से डरने की जरूरत नहीं है कि हवा में भी कोरोना मौजूद है? नहीं, अभी हवा में कोरोना मौजूद है, इससे डरने की कतई जरूरत नहीं है, और डरने की तो वैसे भी जरूरत नहीं है। देखिए, संक्रमण के जो रेट है वो बढ़ता चला जा रहा है, यानी कि नंबर ऑफ केसेस जो हैं बहुत बढ़ गए हैं, नंबर ऑफ टेस्ट बढ़े हैं, साथ ही साथ नंबर ऑफ केसेस भी बढ़े हैं। लेकिन जो नंबर ऑफ डेथ्स हैं वो आज भी हम लोगों की पूरे वर्ल्ड में सबसे कम है, और थैंक्स टू भारत माता और हमारे अपने डॉक्टर्स और पूरी मतलब आप सब लोगों का जो है इसमें सहयोग है कि जिसकी वजह से नंबर ऑफ डेथ्स हमारे यहाँ कम है। तो जो फ्राइटनिंग थिंग है, यानी कि जो चीज से हमें डर लगना चाहिए वो मौत से डर लगना चाहिए। ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं कोरोना के अलावा जिनकी वजह से डेथ हो जाती है, जैसे हार्ट अटैक है, ठीक है, और रोड साइड एक्सीडेंट है। आपने देखा होगा लॉकडाउन के समय में रोड साइड एक्सीडेंट एकदम नील हो गया था, जबकि रोड साइड एक्सीडेंट से पूरे मतलब इंडिया में या ऑल ओवर वर्ल्ड जो है लाखों की तादाद में जो है डेथ्स होती थी। तो एक तरफ वो चीजें हैं और दूसरी तरफ कोरोना की डेथ है। तो कोरोना का जो मोस्ट ड्रेडेड पार्ट है वो है डेथ। अदरवाइज आप ये देखिए जितने लोग संक्रमित हो रहे हैं, साथ ही साथ उतने ही लोग जो है उससे ट्रीट होके नॉर्मल अपने घर भी जा रहे हैं। कुछ जी बिल्कुल। परसेंटेज है जो जिनकी डेथ हो रही है, और खास तौर से उसमें जो है कोमॉर्बिड कंडीशन है, जो एल्डरली हैं, जो 60 साल 65 साल की उम्र से ज़्यादा हैं, उनको डायबिटीज़ है या चेस्ट की प्रॉब्लम है, उनको साथ में लंग्स की दिक्कतें, जैसे उनको एस्थमा है, या फिर इस तरीके के पेशेंटों को जो है ज़्यादा जो है कोरोना की वजह से डेथ होने के चांसेस है। उसी जी तरीके से बिल्कुल। छोटे बच्चों में भी जो है ये रिस्क फैक्टर है। तो ये 2 जो ग्रुप हैं, एल्डरली वाला और यंग क्या बल्कि न्यूबॉर्न्स वाले जो हैं, न्यूबॉर्न्स और 5 साल के 6 साल के बच्चों के, उनको जो है बचाने की ज़रूरत है। बाकी जो यंग क्राउड है, और वैसे भी हमारा भारत में अगर जनसंख्या की देखा जाए तो हमारा भारत में यंग क्राउड बहुत ज़्यादा है। हमारा भारत ही इस समय यंग है, और यही कारण है कि आज हम सब लोग अगर कंपेयर करें, इटली से कंपेयर करें, यूएसए से कंपेयर करें, तो हमारे यहाँ संक्रमण के केसेस जरूर ज़्यादा हुए हैं क्योंकि हमारी जनसंख्या भी ज़्यादा है, लेकिन हमारी डेथ्स जो है कम हुई हैं। और मेन चीज़ तो डेथ ही है, उसी से हमें डर लगना चाहिए। हमें संक्रमण अगर हो भी गया है और हम ठीक हो जा रहे हैं तो हमें डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, और यही मैसेज आपके माध्यम से जनता तक पहुंचनी चाहिए ताकि कोरोना का जो वो भय है, वो डर है, वो खत्म होना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम 2 गज की दूरी और उसके जो इन्फेक्शन प्रोटोकॉल के जो चीज़ें हैं उन्हें फॉलो जरूर करना चाहिए, उससे जो है बेपरवाह नहीं होना चाहिए।
बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं एंड आई होप कि अब तक लोग इनसे अवेयर हैं, क्योंकि एक लंबा समय हमें हमें इसी संक्रमण के बीच बिताते हो गया है, तो इतनी जानकारी शायद लोगों के पास है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसे अप्लाई करना भी। सुशील जी, जी, आखिर जी, में बिल्कुल। मैं डॉक्टर सुशील यही आपसे जानना चाहूँगी, आपने कहा था कि अब लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनिशियली हमने देखा था कि बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर भय था। अगर पता चल रहा है कि उनकी सोसाइटी में भी किसी को ये संक्रमण है, तो लोग एक तरह से सोशल बायकॉटिंग भी शुरू कर दी थी बीच में लोगों ने। तो बिल्कुल, इस बिल्कुल। वक्त जो मरीज आपके अस्पतालों में आते हैं, उनकी जो मेंटल सिचुएशन होती है वो कैसी होती है? क्या उन्हें काउंसिल करना पड़ता है? क्या उन्हें काम डाउन करना पड़ता है? कैसे सवाल उनके होते हैं आप लोगों से? अ, थोड़ी काउंसलिंग करने की तो आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि धीरे-धीरे अब सोशल मीडिया के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से लोगों को ये चीज़ें जो है पता चल गई हैं कि कोरोना वायरस है क्या? कैसे जो है ये दूसरे को ट्रांसमिट होगा, इन्फेक्शन कैसे होगा, और इन्फेक्शन होगा तो व्हाट आर द फीचर्स, क्या-क्या इन्फेक्शन के फीचर्स हैं इसके, साथ ही साथ जो है डेथ रेशियो कितने हैं, ये सब चीज़ें आज के युग में जनता को बहुत अच्छी तरीके से जो है पता है। ख़ास तौर से वो लोग जो सोशल मीडिया में एक्टिव हैं या न्यूज़ देख रहे हैं या फिर जो है प्रिंट मीडिया से जो है उनको जो है ये पता चल जा रही है। अब चीज़ें हम लोग के लिए बहुत आसान हो गई हैं कि मरीजों को और उनके परिजनों को समझाने में कि देखिए, अगर आपको कोरोना का संक्रमण हो भी जाता है तो नथिंग मच टू वरी, आपको ट्रीटमेंट लेना है, और ट्रीटमेंट पार्ट में भी अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि बहुत ढेर सारी जो है आपको इंजेक्शंस लगने हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ कि आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो नॉर्मल रहना चाहिए, 90 प्लस रहना चाहिए। और उसी अगर जिन भी लोगों को ऑक्सीजन सैचुरेशन अच्छा रह रहा है तो वो घर पे रह के भी अपना जो है इस संक्रमण से जो है बच सकते हैं। 14 दिन के में आपको आइसोलेशन लेना है, क्वारंटीन लेना है, होम क्वारंटीन के लिए भी शासन ने अब अलाउ कर दिया है। तो इस तरीके की चीज़ों से घर पे रह के भी आप अपनों के बीच में रह के आइसोलेट होके, अपनों के बीच में रहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए किसी घर में एक जने को हुआ है और बाकी जने नेगेटिव हैं, तो उस व्यक्ति को अपने एक पर्टिकुलर एक कमरे में अपने आप को आइसोलेट कर लेना चाहिए, ताकि दूसरे लोगों को इन्फेक्शन नहीं हो सके। बिल्कुल। और और मैं बहुत-बहुत चाहता हूँ शुक्रिया कि डॉक्टर आपके सुशील, माध्यम से और ये चीज़ें जो जितनी है भी जी, कन्वर्सेशन इस वक्त आपसे रही है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही है, बहुत इन्फॉर्मेटिव कन्वर्सेशन हमने की है, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। और जो छोटे-छोटे संशय थे, मुझे लगता है कि हमारी ये बातचीत सुनने के बाद लोगों के बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। जी, जी। जिस तरीके से हम लोग जो है कार्य कर रहे हैं, उसी तरीके से आप लोग भी अपना फ़र्ज़ अदा कर रही हैं, जी, और इस कोरोना काल में आप सब लोग जो हैं बतौर कोरोना वॉरियर्स की तरह उसमें मतलब पब्लिक के बीच में जा रही हैं, पब्लिक के परेशानियों को आप देख रही हैं, और उसको जो है यथाशक्ति उसको ठीक मतलब ठीक करने की पूरी कोशिश कर रही हैं। जनता की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उसको आप गवर्नमेंट तक पहुंचा रही हैं न्यूज़ के माध्यम से। इसके लिए आप सब लोगों को भी जो है बहुत-बहुत धन्यवाद, और मुझे अपने जन सत्य न्यूज़ में आज की डेट में आमंत्रित करने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय थैंक यू भारत। वेरी मच डॉक्टर सुशील। तो ये थे यूपी से डॉक्टर सुशील, जिन्होंने बहुत सारी जानकारियां और बहुत सारे डाउट हमारे क्लियर किए हैं। एंड वी होप कि जितने ज़्यादा हम इन्फॉर्मेटिव, जितने ज़्यादा जानकारियां हमारे पास रहेंगी, इस बीमारी से लड़ने की ताकत उतनी ही बढ़ती जाएगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।